Bismillahirrahmanirrahim. Dear student of class 2nd year, I am Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. In the previous lecture, we discussed about the election 1945-46, and in the election, we also discussed about the number of seats which were taken by the Muslims of the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने जो सीटें हासिल की उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। फिर उसके बाद इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स आए उससे पहले जो गलतफहमियाँ थी, जो मामलात थे, वो भी हमने डिस्कस किए कि कौन कौन से मामलात थे, या कांग्रेस का मौक़िफ़ मैनिफेस्टो क्या था और सब कॉन्टिनेंट में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहते हैं जो उनका स्लोगन था, नारा था, मंशूर था, वो क्या था? मैनिफेस्टो मंशूर को कहते हैं। कांग्रेस के ख़्याल में कांग्रेस ही सब कॉन्टिनेंट की नुमाइंदा जमात थी जो हिंदुओं एंड एज़ वेल एज़ द मुस्लिम दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कि उन्होंने माइनॉरिटी क्लासेस में चंद मुसलमान ऐसे थे पॉलिटिकल लीडर्स जिनकी क़यादत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहे थे, उनकी रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए जितनी भी नंबर ऑफ़ सीट्स बनती हैं वो कांग्रेस में मौजूद हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को ही सब कॉन्टिनेंट की नुमाइंदा जमात करार दिया और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जितने भी एड्रेसेस हुए, जितने भी उन्होंने स्पीचेस की, उनमें उन्होंने वाज़े तौर पे ये बयान दिया, ये डिक्लेयर किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे टू फुलमेंट अबाउट द इलेक्शन, क्योंकि एक वादा था, एक प्रॉमिस था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन 45-46 कंप्लीट हुए, उसके बाद जो डिक्लेरेशन हुए वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा मेजर टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने क्रिप्स मिशन प्लान भी पढ़ा, उसमें मैंने आपको बताया कि 1942 में एक वफ्द आया, दोनों पॉलिटिकल पार्टी से मिला, अपने प्रपोज़ल डिस्कस किए, दोनों पार्टीज़ उस पर एग्री ना हो सकी, लिहाजा वो मिशन फेल हो गया और उसकी टोटल की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिप्स ने अपने ज़िम्मे ली। उन्होंने कहा कि फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है, आई एम फेल टू कन्विंस द पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल पार्टीज़ को कन्विंस करने में नाकामी की सूरत में उन्होंने तमाम के तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। अब कैबिनेट मिशन प्लान आज हमारा टॉपिक है। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन, इसे उर्दू में काबीना मिशन प्लान कहा जाता है। काबीना मिशन प्लान, काबीना मिशन प्लान को हम लोग पहले वर्बली डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम लोग इसी लेक्चर में, या क्योंकि एक लेंथी टॉपिक है लिहाजा इस पे 2 लेक्चर होंगे हमारे। कैबिनेट मिशन प्लान जो है, काबीना मजलिस कानून साज को कहा जाता है, वो जगह जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। तो लॉर्ड एटली who was appointed as a prime minister in इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए तो उनके ख़यालात में, उनकी सजेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ही सजेस्टेड अबाउट द 2 मेजर पर्सनैलिटीज़। वो कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ थी? वो पर्सनैलिटीज़ थी, सबसे पहले जो कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर्स हैं, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन के मेंबर 3 मेंबर्स थे। इसमें स्टैफर्ड क्रिप्स थे, A.V. अलेक्जेंडर थे और सर पैथिक लॉरेंस थे।
ये 3 वफ्द पर मुश्तमिल लॉर्ड एटली ने एक वफ्द भेजा टू मेक अ डिस्कशन विद द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़, कि जाएं और जाकर इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस करें और ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स सामने आ रहा है उसको सॉल्व किया जा सके। तो इसलिए ये तीनों मेंबर्स जब आए तो आकर सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद इन्होंने एक प्रपोज़ल जो है वो सब कॉन्टिनेंट में एक पब्लिश कर दिया कि ये प्रपोज़ल हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। चुनाचे वो मार्च 1946 में उनका अराइवल होता है, मार्च 1946 में, ठीक है, टू मेक द डिस्कशन विद द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो उन्होंने ये एक सेशन हुआ, एक बहुत तवील सेशन था जो मार्च में आने के बाद ये 5 मई 1946 टू 12 मई, कहाँ तक? 12 तक, टू 12 मई 1946। इस पर 7 सेशन हुए। कितने हुए? 7 सेशन। तो आप लोगों ने सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैबिनेट मिशन प्लान लिखेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद आपकी बुक में जो मेंशन किया गया है वो ये मेंशन किया गया है कि लॉर्ड एटली ने 3 मेंबर्स सेलेक्ट किए इस वफ्द के लिए। एक डेलीगेशन आया जो सब कॉन्टिनेंट में मार्च 1946 में पहुंचा। देन दे डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स एंड क्राइसिस विद द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एंड देन उस पर कितने सेशन हुए? 7 सेशन हुए, जो 5 मई 1946 को पहला सेशन स्टार्ट हुआ, 12 तक ये सेशन जारी रहे। तो 7 सेशन पर मुश्तमिल। आप इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली इसमें से जो आता है वो आता है MCQs के कैबिनेट मिशन प्लान में हाउ मैनी सेशन हेल्ड इन कैबिनेट मिशन प्लान। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल 7 सेशन हुए थे, 7 सेशन हुए थे। और उसके बाद जो है एक प्रपोजल रिकमेंडेशन जो है वो डिक्लेयर किया गया। आप इसमें रिकमेंडेशन हम लोग डिस्कस करेंगे 16 मई को, ठीक है, एक होप विद दी होप दैट द प्रपोजल वर इम्प्लीमेंटेड द राइट ऑफ द मुस्लिम एंड अदर माइनॉरिटी and they will be fully safeguarded within the framework of an Indian Union and sum up of the proposal cabinet mission plan। इसमें एक और बहुत अहम बात जो शायद आपने पहले पढ़ी भी होगी, सुनी होगी, इसमें लॉर्ड एटली ने एक बयान दिया आफ्टर द इलेक्टिंग एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने ये कहा कि मेजॉरिटी बहुत बड़ी पावर होती है। तो उस पर कायदे-आज़म ने एक कोटेशन, एक स्पीच, एक एड्रेस दिया था, वो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा था कि वी एक्नॉलेज दैट द हिंदू मेजॉरिटी ऑफ इंडिया। अब हिंदू मेजॉरिटी है इंडिया के, वो कहते हैं कि मैंने ये इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर बुक, ये आपकी किताब में शामिल नहीं है, बट द मुस्लिम्स आर द सेपरेट नेशन। मुसलमान एक अलग मुमलिकत, एक अलग कौम हैं, एंड दे मस्ट हैव देयर राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, उनको उनके हकूक मिलने चाहिए। उसके बाद कायदे-आज़म उन्होंने ये कहा, ही सेड इंडिया हैड नेवर बीन एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ मुस्लिम एंड हिंदूज civilization. It is also not possible for the British government to create homogeneity between the Hindus and the Muslim culture and civilization, as the two systems are distinctively opposed to each other. There is no way other than the partition of India. तो उन्होंने अपने एक बयान में, अपनी एक तकरीर में इस बात को वाज़ेह कर दिया। जब लॉर्ड एटली ने मेजॉरिटी की बात की तो देन कायदे-आज़म उन्होंने जब रिस्पॉन्ड किया तो उन्होंने कहा कि वी एक्नॉलेज दैट द हिंदू इज़ मेजॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी पार्टी ऑफ द इंडिया की मेजॉरिटी पार्टी है। लेकिन इस बात को ना भूलें कि मुस्लिम
मुस्लिम इज़ अ सेपरेट नेशन, मुसलमान जो है वो एक अलग कौम है, ठीक है। और इतने कल्चर में, सिविलाइजेशन में एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ हैं कि वो सदियां साथ इकट्ठा रहने के बावजूद में एक दूसरे में घुल मिल नहीं सके, एक दूसरे में मर्ज नहीं हो सके। लिहाजा सेपरेट नेशन या माइनॉरिटी क्लास जो होती है, दे हैव अ फुली राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड एज वेल एज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी क्लासेस। माइनॉरिटी क्लास के हवाले से उनको पूरी आज़ादी हासिल है कि उनको उनके हकूक़ दिए जाएं और उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन का ख्याल रखा जाए। आज हम लोग पहला पॉइंट जा रहे हैं डिस्कशन करने के लिए। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान इज़ उसमें पहला पॉइंट है इंडिया इज़ अ यूनियन, इंडियन यूनियन। अब यूनियन जो है, इंडिया एक यूनियन कंसिडर किया जाएगा। अब यूनियन क्या है? एक यूनियन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनियन कैसे है। इसमें एक फेडरेशन होगा, ये ऐसा यूनियन होगा फेडरेशन, एक फेडरेशन, फिर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। इंडिया एक ऐसी यूनियन कंसिडर की जाएगी जो प्रोविंसेस यानी कि सूबों पर मुश्तमिल होगा और प्रिंसली स्टेट्स और शाही रियासतों पर मुश्तमिल होगा। क्लियर हो गया? इंडिया एक यूनियन है, वो यूनियन एक फेडरेशन पर, फेडरेशन को दो धड़ों में तकसीम किया गया, प्रोविंसेस में और दूसरा प्रिंसली स्टेट में, शाही रियासतें। अब इसमें इस बात का भी इजहार किया गया कि वो तमाम के तमाम प्रोविंसेस जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो दे आर कमिंग अंडर द फेडरेशन। क्लियर हो गई ये बात? और वो तमाम के तमाम प्रोविंसेस और एरियाज which are not going to accept the cabinet mission plan, they are called the princely states. उसमें कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था। कश्मीर चाहते हुए भी लेट हो गया। उन्होंने अपना जो यहाँ पर एक्सेप्टेंस, आप इसे कह सकते हैं कि इस प्रपोज़ल की एक्सेप्टेंस जमा कराने में थोड़ा ताख़ीर की, जिसकी वजह से इट डिक्लेयर द प्रिंसली स्टेट। अब महाराजा जो था वो कश्मीर के बेशतर एरियाज़ को ऑन करता था, इसलिए क़याम पाकिस्तान के बाद नेहरू, गांधी और जो लास्ट वाइस रॉय थे उन्होंने उसको प्रेशराइज़ किया। प्रेशराइज़ करने के बाद ही टोटल एरिया ऑफ कश्मीर हैंड ओवर टू द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स और इंडियन गवर्नमेंट, उसने तमाम के तमाम एरिया को इंडियन गवर्नमेंट के हवाले कर दिया, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है। बात समझ आ रही है? तो इंडियन यूनियन, इंडिया एक यूनियन होगा एंड इट कंप्राइज्ड अपॉन दी प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। ये प्रिंसली स्टेट्स पर मुश्तमिल होगा और प्रोविंस पर मुश्तमिल होगा। बात समझ आ रही है? अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ग्रुपिंग स्कीम। ग्रुपिंग स्कीम को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वो लिखना है, उसके बाद आपने ग्रुपिंग स्कीम में लिखना है। आप यहाँ पर मैं एक और इसको दे रहा हूँ, प्रोविंशियल ग्रुप्स। इस प्लान में 3 मेजर ग्रुप्स जो थे, जिन 3 मेजर ग्रुप्स थे, जिसको A, B और C का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? 8 एक प्रोविंशियल ग्रुप्स बनाए गए। अब इसमें जो फर्स्ट था वो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। कौन से थे? यानी कि ग्रुप ए में, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बुक में नहीं है, आप इसको नोट करेंगे। ग्रुप ए जो था, ग्रुप ए में 6 हिंदू प्रोविंसेस, उसमें कौन कौन से थे? उसमें मद्रास था, ओडिशा था, यूपी था,
सीपी था, बॉम्बे था। ठीक है, तो ये 6 ग्रुप्स पर मुश्तमिल मद्रास, उड़ीसा, यूपी, सीपी, बॉम्बे और बिहार, ये 6 वो प्रोविंसेस थे जो हिंदू मेजॉरिटी पर मुश्तमिल थे। These are the Hindu majority provinces। आप ग्रुप बी में जो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ग्रुप बी में 4 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। ग्रुप बी, इसमें कौन कौन सा था? जो आज पाकिस्तान में ये तमाम के तमाम सूबे मौजूद हैं, उसमें क्या था? उस वक्त इसको NWFP कहा जाता था। 1 बलूचिस्तान, नंबर 3 सिंध और नंबर 4 पंजाब। ये 4 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। और ग्रुप सी में 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, जिसमें असम था और बंगाल था। ये 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, असम और बंगाल। यानी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये देख लिया कि जो प्रोविंशियल ग्रुप डिक्लेयर किए गए, उसमें पहले ग्रुप में, ग्रुप ए में 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, जिसमें मद्रास, उड़ीसा, यूपी, सीपी, बॉम्बे और बिहार था। These are the 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस। एंड दिस नंबर 2 ग्रुप बी में NWFP, बलूचिस्तान, सिंध एंड पंजाब। और ग्रुप सी में असम और बंगाल। यानी कि 6 जो थे ये हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, और ये 6 जो थे ये हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। क्लियर हो गई ये बात? यानी अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा कैबिनेट मिशन प्लान के हवाले से, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि लॉर्ड एटली इक़्तिदार में आए, उन्होंने एक वफ़द भेजा, और उस वफ़द में आकर एक डेलीगेशन ने यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से आकर बातचीत की, और बातचीत करने के बाद एक प्रपोज़ल शाया किया, जिसमें उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को, यानी कि इंडिया को, एक यूनियन डिक्लेयर किया। उस यूनियन में एक फेडरेशन थी, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स पर मुश्तमिल थे। ठीक है, प्रोविंसेस वो थे जो इस प्रपोजल को मानेंगे, ठीक है, एंड दे आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट और स्टेट। प्रिंसली स्टेट वो थे, अगर कैबिनेट मिशन प्लान को कोई नहीं मानेगा तो डेफिनेटली डिक्लेयर द प्रिंसली स्टेट, और उनके अपनी जितने भी कायदे कानून हैं, जितनी भी रिफॉर्म्स हैं, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन वर्क है, वो खुद बनाएंगे। प्रिंसली स्टेट का मतलब ये है यहाँ पर जो दिया गया है। तो चुनाचे आप नंबर 2 हम लोगों ने डिस्कस किया कि वहाँ पर प्रोविंशियल ग्रुप जो थे वो भी डिस्कस हुए। तो ग्रुप ए में 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, और ग्रुप बी में 4 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, और ग्रुप सी में फिर 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो है उनको शामिल किया गया। अब ऑन द अदर हैंड हम लोग आगे जाके इसको और भी डिस्कस करेंगे कि पहले तो इसमें वीटो का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा। वीटो आपकी बुक में नहीं है, पावर ऑफ वीटो जो है वो क्या होगा। इसके बाद फेडरेशन को अगर कोई रिजेक्ट करता है, तो कोई इसको एक्सेप्ट करके बाद में इसको रिजेक्ट करता है, तो उसके लिए पॉलिसीज़ क्या फ्रेम की गई कि व्हाट इज़ द पॉलिसी। अगर इसको छोड़ेगा, पहले एक्सेप्ट करेगा फिर छोड़ेगा, तो उसके लिए जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, उसके लिए स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड है वो दिया गया। तो नंबर नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है इंटरनल इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोविंशियल ग्रुप्स। आप प्रोविंशियल ग्रुप्स जो बनाए गए उनको इंटरनल इंडिपेंडेंस दिया गया, यानी कि ज़ाती तौर पे वो इंटरनली अंदरूनी तौर पे वो इंडिपेंडेंस होंगे। इंडिपेंडेंस कैसे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विल बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स पर मुश्तमिल होंगे। एंड शैल फ्रेम फॉर देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स आफ्टर द डेट ऑफ द फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।
Each province legislature shall be given a chance to decide whether it wanted to remain a part of a group or to quit it. कि हर प्रोविंस को ये हक दिया जाएगा कि आया वो अंडर द फेडरेशन रहना चाहता है या इससे बाहर जाना चाहता है। तो बेटा नंबर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कैबिनेट मिशन प्लान एक बहुत लेंथी टॉपिक है और कैबिनेट मिशन प्लान में अक्सर काबीना मिशन प्लान पर मुश्तमिल एक क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरे अल्फाज में मैं ये भी बता दूँ आपको कि कैबिनेट मिशन प्लान एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी खुसूसियात इम्पॉर्टेंस मौजूद है कि ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। और मोस्टली अगर आप प्रीवियस ये बुक बहुत पुरानी है, अगर आप पिछले 8 या 10 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें फेडरल बोर्ड के, सप्लीमेंट्री के और जो एनुअल एग्ज़ाम हैं उनके, तो आपको बहुत वाज़ेह तौर पे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बहरहाल बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर सोल्यूशन है इस चीज़ का। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो तो बेटा आज हमने जो डिस्कस किया वो यकीनन आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो टॉपिक था इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं, इंशाल्लाह हम उस पर भी बातचीत करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।